We're gonna study another important medical emergency, which is actually infective endocarditis. So let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. So basically, by the name you get to know that it is something about infection. हम basically यहाँ बात कर रहे हैं infection के बारे में. Infective endocarditis. Endo basically it is endocardium is one of the layer of the muscles of heart muscle especially, and itis means inflammation mean. Okay, so it is a microbial infection. ओके इन्फेक्शन है किसकी एंडोथेलियल सरफेस ऑफ हार्ट की या हार्ट वेल्व या एंडोथेलियल सरफेस की दैट मोस्ट ऑफन इन प्रॉक्सिमिलिटी टू कॉन्जेनिटल एक्वायर्ड। तो एक तो ये बात है कि ये है कि इन्फेक्शन की वजह से है और किस चीज़ की कौन सी चीज़ इन्फेक्ट हो जाती है एंडोथेलियल सरफेस या हार्ट के वेल्व्स। और ये या तो कंजेनिटल होता है मतलब बाय बर्थ होता है पेशेंट को बर्थ से होता है या अक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ वो खुद ही अक्वायर्ड कर लेता है। मोस्ट ऑफन हमारे पास जो है वो फंजाई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज इन्फेक्शन करते हैं जिसे हम इन्फेक्टेड एंडोकार्डाइटिस करते हैं, बट हम इवन ये यूज़ करते हैं फॉर मल्टी माइक्रोबियल ओरिजिन ऑल्सो। लाइफ हमारे पास क्या होती है कुछ बेसिकली स्टैटिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, जनरल पॉपुलेशन में कितना है, ठीक है, हमारे पास अब एथोलॉजी पे तो विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली बेसिकली 90% 80% जो केसेस होते हैं वो स्ट्रेप्टो या स्टेफाइलोकोकाई की वजह से होते हैं। जो स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होते हैं इट्स टू बी द मोस्ट कॉमन कॉज, ये सबसे ज़्यादा कॉमन स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से, बट स्टेफाइलो हैव ऑल्सो गेनिंग इंक्रीज इंपॉर्टेंस हमारे पास है। वेरिजिन स्ट्रेप्टोकोकाई हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक बैक्टीरिया जो आपने शायद सेकेंड ईयर में जनरल पैथोलॉजी में पढ़ा होगा कि वेरिडिन स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो कॉज करता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इज़ वन ऑफ देयर क्लास, ठीक है, और हिमोलिटिक है मतलब ये ब्लड सेल्स की लाइसिस करता है। बेसिकली इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट और वन ऑफ द मेंबर ऑफ द नॉर्मल ऑरल फ्लोरा, ठीक है, ऑरल जो फ्लोरा होता है उसका एनजीआईटी ट्रैक का remain the most common cause of community acquired NVE. Staphylococcus, Staphylococcus is also one of the cause, but it least 30 to 40% actually, and 80 to 90% are due to actually। अब जो हमने पढ़ा कि स्ट्रेप्टोकोकाई सबसे कॉमन है, जो वेरिजिन स्ट्रेप्टोकोकाई अल्फा हिमोलिटिक जो स्ट्रेप्टोकोकाई वो है। स्टेफाइलो में जो सबसे ज़्यादा कॉमन हमें मिलता है वो कोगलिनीस पॉजिटिव स्टेफाइलो और यस है। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एंड मोस्ट कॉमन पैथोजन इट इज़ एसोसिएटेड विद आईवी ड्रग अब्यूज़, मतलब जिन कभी कभार ड्रग्स में जो सबसे ज़्यादा आईवी के जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन यही होता है। पैथोफिजियोलॉजी एंड कॉम्प्लिकेशन बेसिकली ये एक इंटरेक्शन होती है ऑफ सेवरल फैक्टर्स जिसमें एंडोथेलियम इन्वॉल्व है, वन ऑफ द लेयर ऑफ द हार्ट, देन बैक्टीरिया एंड द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। इट इज़ लाइक अ ट्राइएज कि एक तरफ एंडो का थीलियम की लेयर है, दूसरा बैक्टीरिया है बेसिकली, ठीक है, और दूसरा थर्ड हमारे पास इम्यून है, ठीक है, हमारे पास इम्यून है, ठीक है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ है, एंडोथेलियम है, बैक्टीरिया है और दूसरा हमारे पास इम्यून है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू इन्फेक्शन बिगेन्स विद इंजरी। अच्छा ये किस तरह होता है कि कभी कभार ये किस तरह, सबसे पहले इसमें जो है वो डैमेज हो जाती है टू द एंडोथेलियल सरफेस, मोस्ट ऑफन कार्डियक वाल्व लिफलेट में। उसमें जब ये डैमेज हो जाता है एंडोथेलियल सरफेस तो उसके बाद एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है दैट लीड्स टू इन्फेक्शन, फिर इन्फेक्शन वो सब होता है जब ये डैमेज हो जाता है ना इंजरी, तो इसके साथ होना स्टार्ट हो जाता है इन्फेक्शन। Although the normal endothelium most cases begin with the damaged surfaces usually in proximity to the anatomic defect either, या तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन कभी कभार एंडोथेलियम ना, ऑल तो कभी कभार इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में जो एंडोथेलियम है वो नॉर्मल होता है, लेकिन कभी कभार ड्यू टू एनी एनाटॉमिक डिफेक्ट की वजह से, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की वजह से या कोई प्रोस्थीसिस की वजह से इंसान को हो जाता है।
एंडोथेलियम डैमेज कैन रिजल्ट, मतलब जब ये हो जाता है तो क्या होता है, तो हाई वेलोसिटी जेट स्ट्रीकिंग एंडोथेलियम, जब आपका एंडोथेलियम डैमेज हो जाए। फ्लो फ्रॉम हाई टू अ लो प्रेशर चेम्बर, मतलब एक हाई एरिया टू लो एरिया जा रहा है। एंड फ्लो अक्रॉस द नैरोड ऑरिफिस एट हाई वेलोसिटी, इतनी सी छोटी सी जगह से नैरो हो चुकी है, उससे सी वेलोसिटी में ब्लड जा रहा होता है। ठीक है। Fibrin and platters then adhere to the roughened endothelial surfaces and form small clusters. बेसिकली इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम, जब ब्लीडिंग डिसऑर्डर पढ़ रहे होंगे तो फाइब्रिन का रोल पढ़ेंगे और प्लेटलेट्स भी पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि बेसिकली फाइब्रिन और प्लेटलेट्स जो है वो अटैच हो जाते हैं टू द रफन्ड एंडोथेलियल सरफेस और एक स्मॉल क्लस्टर बनाते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। नॉन बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बस टाइप का एक मास बन जाता है जो एंडोकार्डाइटिस में होता है, इन्फ्लेम्ड हुआ होता है। तो फाइब्रिन और ये प्लेटलेट्स जाकर वहाँ एक प्लग बना लेते हैं, एक तरह से ढेर होते हैं। यू कैन सी हियर दिस नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, जो फाइब्रिन और किसने बनाया, दूसरे ने प्लेटलेट्स की एडहेरेंस की वजह से बना है। विद द अक्रेंस ऑफ अ ट्रांजिएंट बैक्टीरियमिया, इवन अ पेशेंट को कभी कभार बैक्टीरियमिया हो जाता है। बैक्टीरियमिया मीन्स बैक्टीरिया इन योर ब्लड, ठीक है, एंड वहाँ सीडेड इनटू और फिर वहाँ पर मास बना लेता है। ठीक, बेसिकली जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सबसे अच्छा काम तब करते हैं जब बैक्टीरिया जो है वो एक्टिवली मेटाबोलाइज कर रहा होता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले पेनिसिलिन्स की, जो बीटा लैक्टम्स होते हैं वो सेल वॉल की सिंथेसिस को टारगेट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब क्या होता है कि लेकिन जो बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस में होता है वो बेसिकली स्लो ग्रोइंग होता है या डॉर्मेंट स्टेट में होता है, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत स्लो होता है और सेल वॉल सिंथेसिस बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एंटी बायोटिक्स है ना, जब वो टारगेट करते हैं एक्टिव प्रोसेसेस को, तो बेसिकली काम नहीं हो सकता बिकॉज फ्यूअर ड्रग टारगेट्स होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है तो ड्रग्स इस मामले में लेस इफ़ेक्टिव होती है। दूसरा, ऑफ कोर्स जब सेलुलर डिवीजन स्लो है, सेल वॉल इनहिबिटर्स वर्क ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन ही नहीं हो रही है, रिड्यूस हो गई है, तो क्या फिर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो बैक्टीरिया जब मेच्योर हो जाता है ना, वो स्लोली स्लोली डिवाइड करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये है। इसका मतलब जब बैक्टीरिया प्रॉपर्ली सेटल हो जाता है, सब कुछ कर लेता है, तो अपनी ग्रोथ को स्लो कर लेता है, स्लो डाउन हो जाता है, डिवीजन को स्लो कर लो हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हम इफ़ेक्टिवली एंटीबायोटिक्स के थ्रू बैक्टीरिया को डैमेज नहीं कर सकते। बैक्टीरिया स्लो ग्रोइंग एंड कंटिन्यूली रिलीज फ्रॉम वेजिटेरियंस एंड शील इनटू ब्लड स्ट्रीम रिजल्टिंग इन कंटिन्यूस बैक्टीरिया। वैरायटी ऑफ होस्ट इम्यून रिस्पॉन्सेज टू बैक्टीरिया में आकर, which I have already explained कि slowly growing है तो antibiotics does not work on slowly growing and the targets are also very less in that sense. Clinical outcome of infected endocarditis depends upon several factors. अच्छा, बेसिकली हमारे पास ये बहुत क्लिनिकल आउटकम जो होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, वो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से। एक तो आपके पास लोकल डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट्स ऑफ इंट्राकार्डियक लीजन्स हो सकते हैं कि पेशेंट को लोकली कहीं हार्ट के अंदर ही लोकल डिस्ट्रक्शन हुई है और लीजन बनाए। एम्बोलाइजेशन ऑफ वेजिटेरियन फ्रैगमेंट्स टू डिस्टेंट, मतलब जब बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है या कुछ हो जाता है तो जो वेजिटेटिव फ्रैगमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जो वेजिटेटिव फ्रैगमेंट्स होते हैं ये बेसिकली जो मास ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं या प्लेटलेट्स होते हैं इस तरह, तो वो डिस्टेंट एरिया पे जाते हैं और वहाँ इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ब्लॉकेज कॉज कर लेती है इन्फेक्शन। हेमाटोजेनियस सीडिंग ऑफ रिमोट साइट्स, बेसिकली क्या होता है, हेमाटोजेनियस सीडिंग मीन्स कि हमारे पास जो बैक्टीरिया वो स्प्रेड कर रहे हैं थ्रू द ब्लड स्ट्रीम्स टू द डिस्टेंट बॉडी साइट्स। ठीक है, वेयर हमारे पास क्या होता है सर्कुलेशन, तो उसके थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, फिर न्यू इन्फेक्शन। एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म में सब्सिक्वेंट टिश्यू इंजरी, जब एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करेगी इन इन्फेक्टिव लीजन्स के खिलाफ, तो क्या होगा, टिश्यू इंजरी कॉज हो जाएगी बाय डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस और एंटीबॉडी या कॉम्प्लीमेंट इंटरेक्शन with antigens deposited in tissues। हमें पता है कि बेसिकली जब भी कोई एंटीजन आता है फॉरेन पार्टिकल, तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज़। ठीक है,
तो हमारे पास क्या होता है कि जब बैक्टीरिया एंटीजन सर्कुलेशन में रहते हैं और ड्यू टू कंटिन्यूस बैक्टीरियमिया, तो फिर क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी क्या कर जाती है, कंबाइन कर जाती है और फॉर्म बनाती है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी वो हो जाता है, रिस्पॉन्स होता है। जब कंटिन्यूस ये फॉर्मेशन होती रहती है इन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की, तो फिर क्या होता है, मतलब कंटिन्यूस इन्फेक्शन है इसका मतलब। तो कंटिन्यूस एंटीजन रिलीज हो जाएंगे, तो एंटीबॉडीज़ इन्हीं के साथ बाइंड कर लेगी इन एंटीजन्स के साथ, और बेसिकली ये कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। स्मॉल वेसल्स में लाइक स्किन, जॉइंट्स, ब्लड वेसल्स में ये चले जाएंगे और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट कर लेंगे। द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स इन विच यू हैव प्रोटीन्स लाइक C3A एंड C5A। और वो क्या करेंगे, ये प्रोटीन्स अट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रोफिल्स को, न्यूट्रोफिल्स पर रिलीज़ करती है एंजाइम्स को और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है एंड टिश्यू डैमेज इस तरह हो जाता है। ठीक है हमारे पास। तो जब हमारे पास ये डैमेज हो जाता है तो पेशेंट को बेसिकली क्या होता है, इन कंडीशन में पेशेंट को क्या होता है कि ग्लूमेरोनेफ्राइटिस हो सकता है बेसिकली, या वेस्कुलाइटिस हो सकता है, या ऑस्युलर नोड्स हो सकते हैं। ठीक है हमारे पास। इवन हमारे पास कभी कभार इसमें अनलाइक डायरेक्ट बैक्टीरियल डैमेज दिस इंजरी, इसको हम कहते हैं बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, कभी कभार इसमें क्या होता है, हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड रिएक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, जब इन्फेक्शन आप रिमूव नहीं करते तो उस वो क्या हो जाता है, एंटीजन्स ब्लड में घूमते हैं और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़, तो वहाँ क्या बन जाते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस टिश्यूज़ में जाते हैं और एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कुछ प्रोटीन्स रिलीज़ करते हैं, वो प्रोटीन्स न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं, वो न्यूट्रोफिल्स कुछ इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और फिर टिश्यू डैमेज करते हैं, जिसे हम टाइप 3 सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं, जिन्हें हम बेसिकली इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड रिएक्शंस भी हम कहते हैं।